हमारे पास श्री लाल शुक्ल की एक बहुत ही कमाल की कहानी है जिसका टाइटल है इस उम्र में। अब देखिए, ये कोई एक्शन पैक्ड थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारे घरों के अंदर की एक खामोश सच्चाई को सामने लाती है। तो आज का हमारा मिशन है इस कहानी के जरिए उस एहसास को समझना जब कोई अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच खुद को आउटडेटेड या अप्रासंगिक महसूस करने लगता है। ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की है, लेकिन ये हम में से किसी के भी भविष्य की हो सकती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी का सेटअप बहुत सिंपल है। एक बुजुर्ग आदमी है जो अपने परिवार के साथ रहता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी मेहनत वो अपने बच्चों को पालने पोसने में लगा दी। अब वो रिटायर हो चुके हैं और घर पर रहते हैं। ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है। उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, कोई उनका अपमान नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी है, एक खालीपन है। और यहीं पर मुझे लगता है कहानी की खूबसूरती है। ये कोई सीधी सादी उपेक्षा की कहानी नहीं है। यहाँ जो बात पकड़नी है वो बहुत सूक्ष्म है। श्रीलाल शुक्ल एक मॉडर्न पैराडॉक्स को सामने रखते हैं। हम अपने बड़ों की देखभाल करने में, केयरिंग फॉर में एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन हम उनकी परवाह करना, केयरिंग अबाउट, वो भूलते जा रहे हैं। एक मिनट, ये केयरिंग फॉर और केयरिंग अबाउट का फर्क, इसे थोड़ा और समझाइए। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। बिल्कुल। देखिए, केयरिंग फॉर का मतलब है उनकी भौतिक जरूरतों का ध्यान रखना। समय पर खाना, टाइम पर दवाइयाँ, सर्दियों में गर्म कपड़े, ये सब एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसा है। जैसे चेकलिस्ट पर टिक मार्क लगा रहे हों, परिवार ये सब कर रहा है। लेकिन केयरिंग अबाउट का मतलब है उनकी भावनात्मक दुनिया में शामिल होना, उनके पास बैठना, उनकी सुनना, उनके अनुभवों को महत्व देना, ये समझना कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और कहानी दिखाती है कि इसी दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। परिवार एक मैनेजर की तरह काम कर रहा है, परिवार के सदस्य की तरह नहीं। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है स्थिति को देखने का। उनके बेटे और बहू शायद सोचते होंगे कि हम तो अपनी सारी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, फिर पापा खुश क्यों नहीं है। उन्हें शायद ये पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। एग्जैक्टली। और ये प्रॉब्लम है दो अलग अलग दुनियाओं के टकराने की। इसे ऐसे समझिए कि जो बुजुर्ग पिता हैं वो एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं। मान लीजिए वो विंडोज 95 है, स्थिर, भरोसेमंद, हर चीज की एक प्रक्रिया है और अनुभव को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और जो नई पीढ़ी है, उनके बच्चे, वो iOS 17 पर चल रहे हैं। तेज, मल्टीटास्किंग, एफिशिएंसी पर फोकस और हमेशा अगले अपडेट की तलाश में। अब ये दोनों सिस्टम एक ही डिवाइस में, यानी एक ही घर में एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा? सिस्टम क्रैश। हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात तो कमाल की है। ये पूरी पीढ़ियों के अंतर वाले बहस को एकदम साफ कर देती है। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये नई पीढ़ी के साथ थोड़ी नाइंसाफी नहीं है? आज की दुनिया कितनी कॉम्पिटिटिव है, भाग दौड़ भरी है। उनके पास शायद वो मेंटल बैंडविड्थ या वो समय ही नहीं है कि वो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को आराम से बैठकर समझें। वो तो अपनी रेस में दौड़ रहे हैं। आपका सवाल बहुत वाजिब है। और ये कहानी किसी पर दोष नहीं मढ़ती, ये किसी विलन की तलाश नहीं करती। ये बस एक सच्चाई को सामने रखती है। ये नई पीढ़ी की मजबूरी भी दिखाती है, लेकिन इसका असर उस बुजुर्ग व्यक्ति पर क्या हो रहा है, ये कहानी का केंद्र है। जब उन्हें महसूस होता है कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी उनके जीवन भर के अनुभव, उनकी सीख, उनकी बातें सब आउटडेटेड हो गई हैं, तो उन्हें कैसा लगता है? उन्हें लगता होगा कि वो खुद अप्रासंगिक हो गए हैं, जैसे कोई पुरानी टेक्नोलॉजी जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का सबसे मार्मिक पहलू आता है, ये सम्मान वाला मामला। परिवार उनका सम्मान करता है, लेकिन ये सम्मान कैसा है? ये उस तरह का सम्मान है जो हम म्यूजियम में रखी किसी पुरानी कीमती चीज को देते हैं। हम उसे दूर से देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसे साफ सुथरा रखते हैं, पर हम उसे छूते नहीं, उसे इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, उससे रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़ते नहीं। वो बुजुर्ग अपने ही घर में एक ऐसी ही खूबसूरत एंटीक किताब बनकर रह गए हैं जिसे सबने शेल्फ पर सजा तो रखा है, पर कोई उससे खोलकर पढ़ना नहीं चाहता। ये तस्वीर कि एक जीता जागता इंसान एक एंटीक किताब बन जाए, ये बहुत शक्तिशाली है। तो इसका मतलब जो अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं वो फिजिकल नहीं है, वो तो लोगों से घिरे हुए हैं। ये एक अलग ही तरह का अकेलापन है। ये प्रासंगिकता का अकेलापन है। ये इस एहसास का अकेलापन है कि मेरी अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है।
कल्पना कीजिए, आप एक मीटिंग में बैठे हैं और सब एक ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं जो आपको समझ नहीं आती। आप वहाँ मौजूद तो हैं, पर आप उस बातचीत का हिस्सा नहीं हैं। उस बुजुर्ग की हालत कुछ वैसी ही है। घर में बातें हो रही हैं, बच्चे अपने करियर की, अपने दोस्तों की, नई टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं और वो चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी दुनिया और बच्चों की दुनिया के बीच कोई पुल ही नहीं बचा है। और जब कोई इंसान ये महसूस करने लगता है कि उसकी बातें, उसकी सलाह, उसके किस्से किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते, तो इसका उसके आत्मसम्मान पर क्या असर पड़ता होगा? इसका सीधा असर उनके अस्तित्व की भावना पर पड़ता है। ये उन्हें एक तरह के अस्तित्व के संकट या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में धकेल देता है। पूरी जिंदगी उन्होंने एक भूमिका निभाई। वो एक पिता थे, एक पति थे, एक प्रोवाइडर थे, घर के मुखिया थे। उनकी एक पहचान थी। अब वो सारी भूमिकाएं खत्म हो गई हैं। तो सवाल उठता है, अब मैं कौन हूँ? मेरा यहाँ होने का क्या मतलब है? जब कोई उनसे सलाह नहीं लेता, जब उनके होने या ना होने से घर की दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो अपने ही वजूद पर सवाल उठाने लगते हैं। मुझे कहानी का एक सीन याद आ रहा है जहां वो कुछ बताने की कोशिश करते हैं, शायद अपने ज़माने का कोई किस्सा, और उनका बेटा अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करते हुए हाँ, अच्छा कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान वहाँ है ही नहीं। ये छोटी छोटी घटनाएं शायद सबसे ज़्यादा चुभती होंगी। यही तो कहानी की ताकत है। श्रीलाल शुक्ल ने बड़े बड़े भाषण नहीं लिखे, उन्होंने इन्हीं छोटे छोटे रोजमर्रा के पलों को पकड़ा है। एक अधूरा संवाद, एक अनसुनी बात, एक नजरअंदाज किया हुआ अनुभव, इन्हीं से मिलकर वो पूरा अकेलापन बनता है। ये एक बार में हुआ बड़ा हादसा नहीं है, ये हजारों छोटी छोटी खरोचों से हुई मौत जैसा है। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका भावनात्मक रिश्ता सिर्फ एक औपचारिकता में बदल गया। तो अब अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें, केयरिंग फॉर बनाम केयरिंग अबाउट, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एंटीक किताब की तरह का सम्मान और अस्तित्व का संकट, तो ये कहानी हमें क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? इसका निचोड़ क्या है? इसका संदेश बहुत गहरा है और शायद थोड़ा असहज करने वाला भी। संदेश ये है कि किसी इंसान का महत्व उसकी उपयोगिता या यूटिलिटी से नहीं तय किया जा सकता। सिर्फ इसलिए कि कोई अब पैसा नहीं कमा रहा या मॉडर्न दुनिया की रेस में नहीं दौड़ रहा, उसका मूल्य कम नहीं हो जाता। उनके पास जो है, यानी अनुभव, यादें और ठहराव, वो किसी भी समाज के लिए एक खजाना है। वो एक जीती जागती लाइब्रेरी है। और नई पीढ़ी ये समझने में नाकाम हो रही है कि इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, या शायद उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि उनके घर में एक लाइब्रेरी मौजूद है। वो जवाब गूगल पर ढूंढ रहे हैं, जबकि असली ज्ञान उनके बगल वाले कमरे में बैठा है। कहानी का सार यही है कि नई पीढ़ी को ये समझना होगा कि बुजुर्गों को सिर्फ सम्मान का दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें जुड़ाव चाहिए, उन्हें समय चाहिए, उन्हें ये महसूस करना है कि वो अभी भी इस कहानी का हिस्सा हैं, बस एक फुटनोट बनकर नहीं रह गए हैं। ये एक जिम्मेदारी है उस खजाने को सहेजने की। तो आज हमने श्रीलाल शुक्ल की कहानी इस उम्र में की गहराइयों में जाकर देखा। ये सिर्फ एक बुजुर्ग की उदास कहानी नहीं है, ये हमारे समाज का एक एक्सरे है जो दिखाता है कि कैसे विकास और आधुनिकता की दौड़ में हम अपने सबसे कीमती इंसानी रिश्तों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा टेकअवे शायद यही है कि ड्यूटी और प्यार में बहुत बड़ा फर्क है। खाना दवा देना ड्यूटी हो सकती है, लेकिन पास बैठकर हाथ पकड़ना और सच में उनकी सुनना, वो प्यार है। और शायद दूसरे वाले की कमी पहले वाले से ज्यादा तकलीफ देती है। बिल्कुल, ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है। प्रगति जरूरी है, लेकिन अगर उस प्रगति की कीमत हमारे रिश्तों का खोखला हो जाना है, तो हमें रुककर सोचना होगा। बुजुर्गों का अनुभव एक पुल की तरह है जो हमारे अतीत को हमारे भविष्य से जोड़ता है। अगर हम उस पुल की देखभाल करना छोड़ देंगे तो हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे, और बिना जड़ों के कोई भी पेड़ ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। यह पुल कमजोर हो रहा है और इसे मजबूत रखना नई पीढ़ी की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। और जाते जाते एक विचार आप सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज के डिजिटल युग में जहां हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान से एक वीडियो कॉल पर तुरंत जुड़ सकते हैं, उससे घंटों बात कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे लोगों से भावनात्मक रूप से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं? क्या टेक्नोलॉजी जो हमें दूर के लोगों से जुड़ने का वादा करती है, हमें पास के लोगों से ही दूर कर रही है?
और क्या इस भावनात्मक दूरी को भरने के लिए कोई ऐप बन सकता है, या इसके लिए हमें संवाद और संवेदना के उन्हीं पुराने तरीकों पर लौटना होगा जहां हम एक दूसरे के पास बैठकर, एक दूसरे की आंखों में देखकर सच में एक दूसरे को सुनते और समझते थे?